जी बेटा, चैप्टर नंबर 10 है। उस दिन मैंने लेंस के बारे में कुछ बताया था, ये आपके सामने लेक्चर्स भी मौजूद है। मैंने ब्राइटनेस, विड्थ, उसके अपर्चर, ये सारी चीज़ें बताई थी मैंने आपको। वेट मिनट, मैं यहाँ पे लाइन रूलर रूलर लगा दूँ ताकि मिल जाएगा इन दोनों लेक्चर्स को मैं कंबाइन कर दूंगा ना एक ही चैप्टर में, तो फिर ये होगा कि आपकी इकट्ठा हो जाएगा लेक्चर पूरा चैप्टर 10 का। लें जी, अब हम सबसे पहले बात करेंगे लाइट के बारे में। और लाइट के बारे में आप जानते हैं कि लाइट क्या होती है। लाइट बेसिकली एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमें चैप्टर 10 में बेसिकली लेंसेज के बारे में, लाइट की रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ना है। ठीक है जी, आज मैं स्टार्ट करता हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ज़रा आप तमाम स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लेक्चर को रिकॉर्ड हो रहा है नो डाउट, लेकिन नोट लाजमी करें बेटा, क्योंकि आप जो नोट करेंगे, जो अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे, उसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। मेरे लेक्चर्स को कॉपी कर लेंगे या रटने की कोशिश करेंगे तो उससे उतना बेनिफिट नहीं होगा जितना आपको खुद से हाथ से लिखने से बेनिफिट होगा। सो तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि साथ कॉपी पेन से रखें और साथ साथ चीज़ों को नोट करें और साथ साथ अंडरस्टैंड भी करें उनको। जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट से कोलाइड करती है बेटा ना, तो कोलाइड करने पर वो वापस आ जाती है, टकरा के वापस आ जाती है। ये टकरा के वापस आ जाना, ये जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस आएगा उसे बोलेंगे मिरर। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें मेरे पास एक मिरर है, इसकी बैक साइड क्या होती है, पॉलिश होती है। ये आ गया मिरर, इसे बोलते हैं प्लेन मिरर, डैट इज़ कॉल्ड प्लेन मिरर। और जब लाइट लेट्स सपोज यहाँ से ऐसे आती है, लाइट ऐसे टकराती है तो 90 पर टकरा रही है तो 90 से वापस चली जाएगी। लेकिन लेट्स सपोज अगर लाइट ये यूँ टकरा रही है कि जी लाइट ऐसे आई है, इस तरह से आई है, तो फिर लाइट का अगर फ़र्ज़ कर लें, अगर मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, ये जो लाइन है ये वाली, ये नॉर्मल है इसका, दिस इज़ अ नॉर्मल। और ये वाला एंगल है जो इसको कहते हैं आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जितने एंगल पर लाइट इंसिडेंट कर रही है, लाइट उतने ही एंगल को बनाकर यहाँ से वापस चली जाएगी। और ये वाला जो एंगल आएगा इसे बोलेंगे आर। आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर लाइट की क्या होगी है, रिफ्लेक्शन हो गई है। और ये लाइट पॉइंट ए पर कोलाइड कर गई थी, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है इसे क्या बोला हमने, नॉर्मल। तो ऐसे लाइट प्लेन मिरर से टकरा के वापस आ जाती है। अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो इंसिडेंट रे होगी और जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है, इंसिडेंट रे का जो एंगल होगा आई और रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगल होगा आर, ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल रहेंगे हमेशा। आपने याद रखना आई इज इक्वल टू आर होगा, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसी लॉ को फॉलो करते हुए लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट करेगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन नॉट रिफ्लेक्शन। अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं कि जब आप प्लेन मिरर से लाइट टकरा के वापस आती है तो उससे कुछ इंपॉर्टेंट 8 पॉइंट्स हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा, ज़रा ये पेपर में आपसे पूछे जा सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अबाउट रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, प्लेन मिरर कह रहे हैं, क्योंकि प्लेन मिरर जो है वो आपकी लाइट को वापस भेज देता है। अच्छा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है ना, यानी क्योंकि लाइट टकरा के वापस आ जाती है, तो प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल बनता है हमेशा। इमेज हमेशा वर्चुअल होता है, यानी रियल नहीं होता। और क्या होता है जी, रेक्ट होता है, यानी कि सीधा बनता है, आपको उल्टा नहीं दिखता। और इन्वर्टेड होता है, इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, मैं लेटरली इन्वर्टेड का मतलब बताता हूँ। देखें जी, अगर फ़र्ज़ कर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज जी ये वाला ऑब्जेक्ट है,
मैं ना एक बंदा बनाता हूँ, बल्कि ये एक शख्स है, ठीक है जी। इसका ये वाला कान है 1 और ये वाला कान है 2, पता नहीं क्या बन गया मेरे से। तो बहरहाल और ये वाला बाजू आ गया इसका। अच्छा, जब ये इमेज देखेगा ना अपना मिरर के साथ, तो मिरर में अगर फ़र्ज़ कर ले ये मिरर है, यहाँ पर मिरर रख देता हूँ मैं, तो मिरर के अंदर जो इमेज देखेगा ना अपना, वो यानी अपने आप को उल्टा नहीं देखेगा, देखेगा सीधा ही आपको इस तरह से। ये यानी कि सीधा ही होगा, ये इसका कान ये वाला ये वाला। लेकिन लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है कि पहला कान इधर दिखेगा, दूसरे वाला कान इधर दिखेगा, ये इसका मतलब है। यानी खुद ब खुद उल्टा नहीं होगा, लेकिन उसको जो लेटरली पे इन्वर्ट कर देगा उसको 180 पर। सो ये लेटरली इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि आपका दायां बायां दिखेगा, बायां दायां दिखेगा। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ लेटरली। तो जो प्लेन मिरर है वो इस तरह के इमेज बनाते हैं। दूसरा जो होता है ना, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जो साइज ऑफ इमेज होता है हमेशा वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर रहता है। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जितना इमेज होता है उतने ऑब्जेक्ट का साइज बनाता है, ठीक है जी। तीसरी बात यह है कि जितना ऑब्जेक्ट दूर होता है मिरर से उतना ही इमेज भी दूर होता है। लाइक ये मिरर है, मैं लिख देता हूँ, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। इस बात का मतलब क्या है, यानी कि आप जितनी दूर इमेज मिरर से खड़े होंगे, लेट्स सपोज आपसे कहा जाता है जी कि आप 1 मीटर दूर खड़े हैं शीशे के आगे, 1 मीटर दूर, तो बताइए आपका इमेज जो है वो शीशे से कितने दूर होगा। तो आप बोलेंगे वो भी 1 मीटर दूर दिखेगा आपको। यानी कि यूँ कह सकते हैं कि अगर आप 1 मीटर दूर हो तो आपका इमेज आपसे 2 मीटर दूर हो जाएगा, ठीक है जी। तो जो इमेज डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस वो ऑब्जेक्ट से कितना होगा, डबल होगा। इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से डबल होगा, मिरर से बराबर रहेगा ऑब्जेक्ट के, ठीक है जी। ये बात आपने ख्याल रखनी है। अच्छा, मुझे बात बताना है आपने ज़रा, अगर मैं ये फ़र्ज़ कर लें एक ऑब्जेक्ट है ये वाला और यहाँ पर एक मिरर है, अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव करवाता हूँ मिरर की तरफ विद वेलोसिटी v1, तो मिरर के अंदर जो इमेज होगा इसका, इमेज फ़र्ज़ के लिए यहाँ पर कह देता हूँ कि ये अभी इमेज है इसका, तो मुझे बताइए इमेज कितनी स्पीड से मूव करेगा इसकी तरफ, कोई बच्चा बता सकता है? अगर मैं कहता हूँ कि ऑब्जेक्ट है वो v1 की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो उसका इमेज उसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा। तो याद रखिएगा कि जो स्पीड ऑफ इमेज होगी ना वो हमेशा डबल होगी। स्पीड ऑफ इमेज इज़ ऑलवेज डबल द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। स्पीड ऑफ इमेज इज़ डबल देन स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। और वो कैसे फाइंड करेंगे, लेट्स सपोज जी ये ऑब्जेक्ट है, इसकी स्पीड है v और ये इमेज है, इसकी स्पीड भी v होनी है। तो आपको पता है कि ऑपोजिट वेलोसिटी हो तो रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं आप निकालते हैं v1 प्लस v2, तो ये क्या हो जाएगा v प्लस v डेट इज़ इक्वल टू 2v, डबल हो जाएगी, ठीक है जी। इसके बाद आप मुझे बता सकते हैं कि अगर आपके पास एक इमेज है, तो ये ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट अगर h है, लेट्स सपोज ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट हाइट है जी h, तो मुझे इस ऑब्जेक्ट को फुली देखने के लिए मिरर के अंदर पूरा देखना है, तो कम से कम मिरर की कितनी हाइट होनी चाहिए। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को मुकम्मल देखना चाहता हूँ, फुल इमेज देखना चाहता हूँ, फॉर फुल इमेज द मिनिमम हाइट ऑफ द या मिनिमम साइज ऑफ द प्लेन मिरर, मिनिमम साइज ऑफ
प्लेन मिरर, ये कितना होगा h/2, यानी कि अगर आपके आपके हाइट से आधा हाइट का अगर आपके पास मिरर हो तो वो आपका मिरर आपको पूरा इमेज आपको दिखा सकता है। ठीक है जी। शर्त क्या है उसकी? शर्त ये है कि जो आपको उसका उस मिरर का जो ऊपर वाला एज होगा ना वो आपके सर और आंखों के दरमियान होना चाहिए, सर और आंखों के दरमियान होना चाहिए, और जो उसका नीचे वाला जो एज है वो आपकी आंखों और टांगों के दरमियान होना चाहिए। ये शर्त है, फिर आपका इमेज वो मिरर जो आपको मुकम्मल साइज़ का इमेज बना के देगा आपको। मैं अच्छा फ़र्ज कर लें जी कि आपके सामने एक मिरर है, लेट्स सपोज ये मिरर है जी, प्लेन मिरर। ठीक है जी, आप सामने खड़े हैं इसके, तो मुझे बताइए आपको मिरर के अंदर कितने इमेज दिखाई देंगे? तो अगर मैं नंबर ऑफ इमेज कह दूं कि लेट कह लें जी n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इमेजेस, तो फिलहाल तो n की वैल्यू 1 होगी। आपको मज़े की बात बताऊं, आप कभी भी अपने 2 इमेज नहीं बना सकते मिरर के अंदर, 3 बना सकते हैं, 4 नहीं बना सकते, 5 बना सकते हैं, 6 नहीं बना सकते, 7 बना सकते हैं, 8 नहीं बना सकते, 9 बना सकते हैं। यानी आपके नंबर ऑफ इमेजेस हमेशा कितने होंगे? ऑड नंबर्स में होंगे। अब मुझे बताया अगर 2 बनाने हैं, फ़र्ज़ कर लो मैं जी एक मिरर में 2 इमेज तो नहीं बना सकता किस तरह से है। हाँ, अगर मैं ऐसा कर दूं कि लेट्स सपोज जी मैं करता हूँ, क्या करूँ मैं ये कहता हूँ राइट जी कि मैं अपने सामने एक और मिरर रख देता हूँ। एक मेरे पास मिरर ये वाला है और एक मिरर ये वाला है, और दरमियान में मैं खड़ा हो जाता हूँ। जैसे हम ब्यूटी पार्लर पर जाते हैं या सैलून पर जाते हैं तो एक मिरर हमारे सामने होता है और एक मिरर हमारी बैक साइड पे होता है। तो एक इमेज यहाँ पर बनेगा, एक इमेज यहाँ पर बनेगा। क्या 2 इमेज बनेंगे? यहाँ पर बेटा 2 इमेज नहीं बनेंगे आपके। याद रखिएगा, नंबर ऑफ़ इमेजेस का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि n इज़ इक्वल टू, अगर नंबर ऑफ़ इमेजेस n है तो n का फार्मूला होता है n इज़ इक्वल टू k इफ़ k इज़ ऑड, इफ़ k इज़ ऑड। k क्या बताता हूँ मैं आपको, k -1 इफ़ k इज़ इवन मसलन। और k कैसे फाइंड करना है? आपने k फाइंड करना है 360 डिग्री अपॉन थीटा, या फॉर्मूला याद कर लें 360 डिग्री अपॉन थीटा। मैं कहता हूँ जी कि मैंने 2 मिरर हैं जो कि 60 के एंगल पर रख दिए मैंने। लेट्स सपोज जी एक मिरर है ये वाला और एक मिरर है ये वाला, इनके दरम्यान एंगल 60 डिग्री है। तो बताइए, आप यहाँ पर खड़े हैं इसके सेंटर पे, यहाँ पर ऐसे कहीं पर, तो बताइए ये आपको कितने इमेज दिखाएंगे टोटल? तो आप पहले k फाइंड कर लें। k किसके बराबर आएगा? k इज इक्वल टू 360 ओवर 60, ये 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया? 6। अब 6 इवन है कि ऑड है? 6 आपका ऑड है, इवन है, इवन नंबर है। तो जब इवन नंबर है बेटा तो आपने क्या कर देना है, n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, k -1 डेट इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये आपको 5 इमेज बना के दिखाएगा। ठीक है जी। अगर मैं यही 2 मिरर का कर देता हूँ, इस तरह से कर देता हूँ, ये देखें जी, और आप यहाँ कहीं पे खड़े हैं, तो बताइए नंबर ऑफ इमेजेस कितने होंगे इसके अंदर? तो पहले आप k फाइंड करेंगे 360 अपॉन थीटा, थीटा यहाँ पे कितना है 90, तो 0 से 0 कैंसिल 4 आ गया, फिर इवन नंबर आ गया, तो n की वैल्यू क्या आएगी, k -1 डेट इज इक्वल टू 3। यानी आपको ये 3 इमेज बना के देंगे। सही है जी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ जी फ़र्ज़ कर लें यहाँ आपका रूम है, आपका जो कमरा है ये वाला, मैं पहले कमरा बनाता हूँ आपका। ये जी कमरा है, ठीक है जी। एक मिरर लगा हुआ है इस साइड के ऊपर, यानी ये वाला इधर लगता है मिरर 1, फर्ज कर लो मिरर 1 यहाँ पे लगा हुआ है, और एक लगा हुआ है यहाँ पर मिरर 2।
साइड यानी दोनों साइड वाली दीवारों पे, और एक मिरर लगा हुआ छत के ऊपर, यहाँ पे मिरर 3। तो मुझे बताइए टोटल कितने इमेज बना के देंगे आपको। अब आपने सोचना है, बताना है मुझे। ऑप्शन दूं कि सोल्व ऐसे ही करोगे? एक मिरर देखिए आपके सामने मैंने बॉक्स बनाया है, 2 दीवारों के साथ 2 मिरर लगे हुए, एक छत पे लगा हुआ है। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने बनेंगे? क्या बता सकता है? आप कहीं यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ कहीं पे आप खड़े हुए हैं फर्श पे जी। ऑप्शन दूं मैं आपको? ऑप्शन देता हूँ जी। 11, 15, 7, 4। तो 4 तो नहीं हो सकता, क्योंकि 4 तो आपके पास क्या है, इवन नंबर है। मैं कोई और नंबर ले लेता हूँ, 9 कर लें जी। जी कितने इमेज बनेंगे आपके पास? बता दो, कोई तुक्का लगा दो। बोल दो बच्चों, बोल दो। मैसेज कर रहे होंगे, मैं देखता हूँ। 11। नहीं बेटा 11 नहीं होंगे। देखो तवज्जो करना ज़रा। अब देखो जरा, मिरर 1 और मिरर 2 में एंगल कितना आ रहा है? 90 आ रहा है ना। और 90 का भी मैंने बताया कितने इमेज बनाता है? 3। यानी मिरर 1 और मिरर 2 टोटल कितने इमेज बनाएंगे? 3। तो मिरर 1 और मिरर 2 ने मिलके, मिरर 1 प्लस मिरर 2, इन दोनों ने मिलके कितना दिखाया आपको? इन्होंने 3 इमेज दिखाने हैं आपको, क्योंकि दोनों 90 के एंगल पर हैं। जो मिरर 3 होगा, अब मिरर 3 क्या है? मिरर 3 ने मिरर 1 का भी दिखाना है, मिरर 2 का भी दिखाना है। मिरर 3 ने मिरर 1 की इमेज को भी दिखाना है, मिरर 2 की इमेज को भी दिखाना है। और मिरर 1 और 2 की कितने इमेजेस हैं? 3। और चौथे आप खुद, यानी मिरर 3 आपको भी दिखाएगा और मिरर 1 और मिरर 2 की इमेज को भी दिखाएगा। तो 3 तो वो दिखाएगा, एक आप हो, ठीक है जी। 3 तो उसने वो दिखाने हैं। तो 3 जमा 3 कितने हो गए? 6 हो गए ना। आप देखें ना, मिरर 1 मिरर 2 ने 3 बना दिए, तो मिरर 3 कितने दिखाएगा? 3 और दिखा देगा आपको। और एक आप खुद दो, वो भी दिखेगा आपको। कितने बन गई है? नंबर ऑफ इमेजेस कितने आ गई है? 7। सो राइट ऑप्शन इज 7। ठीक है जी। तो इस तरह से आप नंबर ऑफ इमेजेस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके बाद आते हैं जी स्नेल्स लॉ के ऊपर, और अब आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है जी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाए और बेंड कर जाए। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक मीडियम है, ये मेरे पास एक मीडियम है, और इस मीडियम का ये नॉर्मल है। यहाँ से लाइट आती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है ये वाला, और यहाँ से लाइट थोड़ी बेंड कर जाती है, और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आई और आर कभी भी बराबर नहीं होते। आई और आर कभी भी बराबर नहीं होते। आई की वैल्यू आर से हमेशा क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर आपकी लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर टू डेंसर मूव कर रही है, तो आपका ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्शन कम होगा। और आई की वैल्यू लेस देन आर होगी अगर आपका जो लाइट है वो डेंसर पार्ट से रेयर पार्ट की तरफ जा रही है। लेकिन दोनों केसेस के अंदर स्नेल्स लॉ ये कहता है, स्नेल्स लॉ ये कहता है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस का ले लें साइन, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का ले लें साइन, और दोनों की रेशो ले लें। आंसर हमेशा क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों की रेशो लेंगे तो आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट। एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम शो करते हैं एन के साथ। एन किसके बराबर आ गया? साइन आई ओवर साइन
आर। ठीक है जी। और अगर फ़र्ज़ कर लें ये वाला जो मीडियम है इसे मैं कह देता हूँ कि ये मीडियम 2 है, दिस इज़ मीडियम 2 एंड दिस इज़ मीडियम 1। तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट से होगा, इसे बोलेंगे N21। N21 का मतलब ये होता है, N21 मीन्स कि जी जो आपके पास सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1 है। यानी यहाँ पे क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसे मैंने लिखा N21। और अगर ऐसे लिख देता हूँ कि जी लेट्स सपोज जी अगर मैं कर देता हूँ N12, यानी अगर लाइट क्या है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ कि लाइट मेरे पास इस मीडियम से जा रही है, लाइक ये आपके पास मीडियम है। नाउ दिस इज मीडियम 1, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। और ये इसका नॉर्मल है, ये इसका नॉर्मल है, और लाइट यहाँ से आई है, ये इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अब आप क्या करेंगे, आप लेंगे रेशो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। आप क्या यूज़ करेंगे, मीडियम 1 से जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है यानी साइन आई अपॉन साइन आर, ये आ गया स्नेल्स लॉ। अब इसका आंसर क्या है, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेकिन ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होगा, इसको भी हम बोलेंगे साइन 2 1। लेकिन अब की बार 2 1 का मतलब मुख्तलिफ है, यानी लाइट जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है उसके अकॉर्डिंगली आपने देखना है। अगेन इसका मतलब क्या होगा कि जी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। लेकिन यहाँ पर आई की वैल्यू कम होगी, आर की वैल्यू ज़्यादा होगी, और पहले वाले केस में आर की वैल्यू कम होनी थी, आई की वैल्यू ज़्यादा होनी थी। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं देखना चाहूँ कि N21, अगर मैं N12 करना चाहूँ, N12 इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो फिर मेरा फार्मूला बनेगा साइन आर ओवर साइन आई बनेगा मेरा, ये उल्टा हो जाएगा फिर तो ये। और आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, N21 मल्टीप्लाई N12, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। राइट जी। इसके अलावा N का एक और फार्मूला होता है, अगर मैं N को फाइंड आउट करना चाहूँ, अगर फ़र्ज़ कर ले मेरे पास जो मीडियम 1 है ना, अगर वो एयर या वैक्यूम कर दिया जाए, एयर या वैक्यूम कर दिया जाए, तो फिर हम इसको N21 या N12 नहीं लिखते, हम सिंपल N लिख दिया करते हैं। ठीक है जी। अगर आपका मीडियम 1 जो है वो वैक्यूम है या एयर है, या मीडियम 2 जो है वो वैक्यूम है या एयर है, तो आपने इसको N21 या N12 नहीं लिखना, सिंपल N लिखना है। और ये N क्या कहलाता है, फिर इसे बोलते हैं जी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये सिर्फ तब होगा जब आपका इन दोनों में से कोई एक मीडियम कौन सा हो जाएगा, एयर या वैक्यूम। तो जी फर्ज कर लें आपने एक फॉर्मूला मैट्रिक में पढ़ा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, N इज इक्वल टू सी ओवर वी। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, ओवर ये v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अगर आपने किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, यानी कि आपने वैक्यूम वाली स्पीड ऑफ लाइट यूज़ करनी है और उस मीडियम की स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी कि N1 है, फ़र्ज़ कर ले N1, और मीडियम है जी 1, तो जो कीजिएगा बच्चों, मीडियम 1 और से मैं क्या देता हूँ V1। अब मैं N2 फाइंड करता हूँ, N2 भी क्या होगा, C अपॉन V2। ये C अगेन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर,
डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, यानी मैंने दो डिफरेंट मीडियम्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है। अगर मैंने दो डिफरेंट मीडियम्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है और आपसे यह कहा जाता है कि मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताएं, आपसे पूछा जाता है जी N12 बताएं, तो N12 का मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यहाँ आपसे कहा जाता है जी N21 बताएं, इसका मतलब क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो आपको करना क्या है, N1 और N2 की क्या ले लेनी है? रेशो ले लेनी है। यानी कि फ़र्ज़ करें आपको निकालना है जी N12, तो क्या करेंगे आप N1 अपॉन N2 कर देंगे, और आपको करना है N21, तो क्या करेंगे आप N2 अपॉन N1 कर देंगे। आंसर क्या आएगा? देखिए C तो कांस्टेंट है, तो अगर आप N12 निकालेंगे तो किसके बराबर आएगा? ये जो N12 है डेट इज़ इक्वल टू N1 आपके पास आया था C अपॉन V1, ये आ गया था, ये C अपॉन V2 ये आ गया था, तो V2 अपॉन V1 इस फॉर्मूले से आप निकालेंगे। और अगर यहाँ से देखना चाहते हैं तो ये V1 अपॉन V2 हो जाएगा, राइट जी। तो अगर आपको दो मीडियम्स का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन हो तो आप उन दोनों का आपस में मीडियम 1 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 या मीडियम 2 का विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से फाइंड आउट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल से क्वेश्चन करवा देता हूँ, मैं आपको ज़रा क्लैरिटी हो जाएगी मज़ीद। मैं कहता हूँ जी कि वाटर का एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.5। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज़ 1.3 होता है वैसे, और कहा जाता है जी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कह दिए जी, इसका मतलब यही होगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कहा जाए कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, इसका मतलब वो एब्सोल्यूट की ही बात कर रहा है। ऑफ ग्लास इज़ 1.5। तो आपने बताना क्या है, व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ग्लास का पानी के एतबार से क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? ऑप्शन मैं देता हूँ आपके सामने 13/15, बी ऑप्शन 15/13, सी ऑप्शन 1.5, डी ऑप्शन 1.3। जी क्या आंसर आएगा इसका? बीटा। अभी मैंने बताया कि अगर फ़र्ज कर लो जी ये वाला N1 है और सपोज करें ये वाला N2 है, तो आपको क्या पूछा गया है? N21 पूछा गया ना, यानी ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू वाटर N21। इसे कैसे लिखोगे? N2 अपॉन N1 दैट इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.3, 15/13 आंसर आ गया जी। ठीक है जी, तो ये कहानी होगी सारी आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। इसके बाद हम चलते हैं रियल एंड अपेरेंट डेप्थ के ऊपर। रियल एंड अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ। जी मेरे पास फ़र्ज़ कर लें ये एक ग्लास है, इस ग्लास का मीडियम पानी भरा हुआ है, कोई भी मीडियम है लेट्स सपोज, और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। इस ग्लास की जो टोटल हाइट है, इस ग्लास की जो डेप्थ है ये वाली, यहाँ से लेकर यहाँ तक गहराई, ये क्या है? डी है डेप्थ। अब जब आप इसको, जो इसकी लाइट रे सीधी आएगी, यानी कि जो लाइट रे यहाँ से बिल्कुल सीधी आएगी, वो तो विदाउट एनी डेविएशन गुजर जाएगी और आपको यहाँ से नज़र आ जाएगी। आप यहाँ से देखोगे तो आपको ये इमेज दिखेगा इसका पॉइंट ए के ऊपर, और आपको ये
अपनी असल गहराई में दिखेगा। लेकिन अगर आप इसको साइड से देखते हो, लेट्स सपोज आप इसको यहाँ से देखते हो, तो इसकी जो लाइट यहाँ से आ रही होगी। तो अब यहाँ पे चूँकि अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो ये इसका आ गया नॉर्मल। अभी मैंने बताया कि लाइट बेंड कर जाएगी। अगर ये पानी है, फ़र्ज़ कर लो ये वाटर है और यहाँ पर सारी एयर है, तो डेंसर एरिया में जा रही है, तो ये वाला आपके पास इधर लाइट चली जाएगी। ये इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया। अब आपको ऐसे महसूस होगा कि आपको जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिखेगा, यानी कि अगर आप इसको बढ़ाएं बैक साइड पे, आपको यहाँ पे दिखेगा ये ऑब्जेक्ट। ये इमेज आपको बना के देगा आपको ये वाला, ठीक है जी। यानी आप जब एयर में से पानी के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो आपको वो असल पोजीशन पे नहीं दिख रहा, बल्कि आपको उसकी अपेरेंट दिखाई दे रही है। ये जो अपेरेंट डेप्थ है ना, यानी ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, डेट इज द अपेरेंट डेप्थ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, ये वाली, इसकी फाइंड कर लो एच है, एच अपेरेंट डेप्थ है। तो याद रखिएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला एक और होता है, दैट इज द रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ। रियल डेप्थ ओवर अपेरेंट डेप्थ, ये इनका फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ से आपने अपेरेंट डेप्थ निकालनी है, अपेरेंट डेप्थ, तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ ओवर एन, और एन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर आप पानी के अंदर है और आप हवा में कोई चीज़ देख रहे हैं, अभी तो आप हवा के अंदर से पानी के अंदर कोई चीज़ देख रहे थे, अगर आप पानी के अंदर बैठ के हवा में से किसी चीज़ को देखेंगे तो फिर मैं आपको उसका फार्मूला यहाँ बता देता हूँ। उसे बोलते हैं जी, उसमें होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला अपेरेंट हाइट ओवर रियल हाइट। इसका फार्मूला थोड़ा उल्टा होगा, अपेरेंट हाइट ओवर रियल हाइट। ये कब होगा, जब आप पानी के अंदर से हवा में कोई चीज़ देख रहे हो, क्योंकि हाइट देख रहे हो ना, ऊपर को देख रहे हो आप, जब ऊपर देख रहे हो आप हवा में देख रहे हो पानी के अंदर से। डेप्थ का मतलब आप नीचे की तरफ देख रहे हो, गहराई में देख रहे हो, पानी के अंदर देख रहे हो, तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जी बेटा आपके पास आती हैं जी फाइबर ऑप्टिक्स, आप पढ़ सकते हैं खुद से भी। लेंसेज के बारे में मैंने बता दिया था, मिरर भी बता दिया मैंने आपको। मैंने लास्ट टाइम आपको ना वो बता दिया था, लाइक फोकल लेंथ, ये ऊपर लिखा हुआ है सारा कुछ मैंने, ये देखें ज़रा, फोकल लेंथ, पावर, ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। आगे जो आपके पास, हाँ एक चीज़ रहेगी मेरे पास, आपके पास जो मैंने कन्वेक्स लेंस के बारे में समझाया था, आपको मैं बता दूं लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है, यानी लेंस को किस फार्मूला के ज़रिए तैयार किया जाता है। आपने जैसे ये फार्मूला याद रखना है बेटा, ये फार्मूला से रिलेवेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने टेस्ट में भी कुछ क्वेश्चन शामिल किए थे, आप पहले समझ लें, फिर टेस्ट में अटैम्प्ट करेंगे तो आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसको सॉल्व कीजिएगा। यानी किसी भी लेंस को अगर आपने बनाना हो ना, उसका जो फार्मूला होता है ना बेटा, वो फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू n - 1 1/r1 - 1/r2। ये n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या आपने किस मीडियम का बनाया है, किस मटेरियल का बनाया है, उसके मुताबिक। f उसकी फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ। r1 क्या है, r1 बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कौन सा रेडियस ऑफ कर्वेचर, फेसिंग द मीडियम, फेसिंग द ऑब्जेक्ट, फेसिंग ऑब्जेक्ट। अभी मैं डायग्राम से समझाता हूँ आपको, फेसिंग ऑब्जेक्ट। और R2 क्या है, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर
ऑफ अदर साइड। पहले तो आपको रेडियस कर्वेचर का बता दूं कि रेडियस कर्वेचर होता क्या है। अगर आप फर्ज कर लें ये आपके पास एक सर्कल है, सफ़ियर है, और एक ये सफ़ियर है, आप इनको आपस में जोड़ दो तो ये दरमियान में बन के ये क्या चीज़ है, इसे बोलते हैं कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस का इसके सेंटर से लेकर फासला यहाँ तक फासला जो होता है इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और इधर से ये वाला जो फासला आएगा ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसे R1 कह लें, इसे R2 कह लें आप। और अगर आपके पास अगर कनकेव मिरर लाइक ये वाला है, अगर आपके पास ये वाला है, ठीक है, तो यहाँ से जो कर्वेचर अगर ये इस साइड पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, आपका ऑब्जेक्ट इस साइड पर है, तो जिस साइड पर ऑब्जेक्ट है उसका रेडियस होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, और जो उसकी ऑपोजिट साइड बनेगी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा R2, ठीक है जी। आपने एक फार्मूला याद रखना है। इसके बाद आपके पास लेंस इक्वेशन भी आपको याद होनी चाहिए, लेंस इक्वेशन। और लेंस इक्वेशन क्या होती है वो आप जानते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ी हुई है, ठीक है जी। पावर के बारे में मैंने बता दिया था। इसके बाद आपके पास अब आगे जो फार्मूलाज आपको याद करने हैं, मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज आपको पहले पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है जी। अब आपको कुछ जो है ना वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है उसके मैग्नीफिकेशन याद करनी है। लाइक वो आपकी बुक में प्रूफ किए मैं आपको प्रूफ तो नहीं करने। अगर आपके पास सिंपल माइक्रोस्कोप का कोई क्वेश्चन है उसकी मैग्नीफिकेशन का, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन जो होती है उसका फार्मूला होता है 1 + d/f और m = d/f। ये कब होगा, जब आपका इमेज कहाँ पर होगा, इमेज एट नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या होता है, नियर पॉइंट आंख का वो फासला होता है जहाँ पर आंख बिल्कुल क्लियर देखती है, और नॉर्मली 25 सेंटीमीटर वैल्यू होती है। और d/f कब यूज़ किया जाएगा, जब आपका इमेज क्या होगा, इमेज एट इन्फिनिटी, ठीक है जी। तो ये आपके दो फार्मूला आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है जी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला क्या होगा। अगर आपके पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप है तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन होती है स्टूडेंट्स, उसका फॉर्मूला आप लोग पढ़ते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है, m = q/p × 1 + d/fe। एक ये फार्मूला है, एक फार्मूला है MO × ME, यानी कि MO क्या है आपको पता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आपके पास दो कन्वेक्स लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, एक छोटा लेंस इस्तेमाल किया जाता है और एक बड़े वाला लेंस इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटे वाला लेंस होता है इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, और जो बड़े वाला होता है इसे क्या बोलते हैं, आई पीस। तो ये अगर इसकी मैग्नीफिकेशन MO है, इसकी मैग्नीफिकेशन ME है, तो कंपाउंड में दोनों इस्तेमाल हो रहे हैं, तो टोटल होगी MO × ME। और उसको सोल्व करने के बाद आपका फार्मूला बनता है q/p × 1 + d/fe, ई आई पीस के लिए यहाँ पर, ठीक है जी। इसलिए एक और फार्मूला जो आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा था, फर्स्ट ईयर में तो नहीं है, मैट्रिक में पढ़ा था, तो वो था L/FO × 1 + d/fe। अब D आपको पता है नियर पॉइंट होना चाहिए, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये फार्मूला आपको याद करना है फिलहाल। D नियर पॉइंट है जिसकी वैल्यू होती है 25 सेंटीमीटर। FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। आपको जस्ट फार्मूला याद करना है इसके अंदर। FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, और L क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लेंसेज। यानी कि इन दो लेंस के मैं जितना भी फासला में रखा होगा उसे बोलते हैं कैपिटल L, जिसे लेंथ ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं। इसके बाद आपका टेलीस्कोप आता है, लास्ट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के अंदर भी दो लेंस इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आई पीस क्या होता है, इसका छोटा होता है।
इसका ऑब्जेक्टिव का अपर्चर बड़ा होता है और आई पीस का जो अपर्चर वो क्या होता है, छोटा होता है। अब अपर्चर चेंज करने से मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया था अपर्चर और थिकनेस चेंज करने से क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा, इसकी जो मैग्नीफिकेशन होती है ना बेटा, वो फॉर्मूला होता है एफ ओ ओवर एफ ई। एफ ओ एफ ई का मतलब मैंने आपको पहले बता दिया हुआ है, और ये है नॉर्मल एडजस्टमेंट व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी। और आपका इमेज इन्फिनिटी पर बनता है तो फिर आपका ये एफ ओवर एफ ई होगा, और इसे बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट ऑफ टेलीस्कोप। ये नॉर्मल एडजस्टमेंट होती है इसकी कि आपका इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, और अगर आपका इमेज इन्फिनिटी पर ना बने बल्कि आपका बने नियर पॉइंट के ऊपर, तो आपका फॉर्मूला आएगा एफ ओवर एफ ई इंटू 1 प्लस एफ ई ओवर डी। अगर आपका इमेज कहाँ पर बने, व्हेन इमेज इज एट नियर पॉइंट, ठीक है जी। तो इसके अलावा आगे जो टॉपिक्स हैं वो हमें मतलब पढ़ लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फाइबर ऑप्टिक्स तो सिंपल है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका चैप्टर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया बेटा। इसमें जितनी तरह की इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। अब आपका कोई सवाल है तो मुझसे पूछ लें।